हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो आपका मेन सब्जेक्ट है 50 नंबर का, इसके बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगाने वाले हैं। बहुत सारे मतलब 147 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आज मैंने बिल्कुल एक्यूरेट गिन के रखे हैं। तो 147 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। उससे रिलेट करते हुए उससे संबंधित जितनी जानकारी होगी वो भी हम जानते हुए चलेंगे। और गाइस, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर फटाक से कर दीजिए ताकि हम बीच में रुके ना। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। हर एक चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, एक चैप्टर के लगभग 40 क्वेश्चन हैं और उनमें इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये सारे एमसीक्यू कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग अलग जगह से एमसीक्यूज ढूंढने की, और बहुत अच्छे से आपका इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक टेस्ट की तरह आप लोग लेंगे और बाद में मुझे बताएंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पहले अध्याय का, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो पहला अध्याय है और पहले अध्याय का पहला प्रश्न भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन है: विद्यालय भवन, शिक्षक, छात्र या प्रधानाचार्य। भौतिक संसाधन पूछा है गाइस। तो मैंने आपको बताया था संसाधन कौन कौन से होते हैं विद्यालय के: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन में सभी निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी, जैसे विद्यालय भवन, खेल का मैदान। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पूरी तेजी के साथ फिनिश करेंगे। बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन आपका होगा। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर? विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती है। कौन सी? तो ये मैंने आपको गाइस जो हमारी महामैराथन क्लास हुई थी शैक्षिक प्रबंधन की, जिसे क्लास में हमने पूरा सिलेबस कवर किया था, वहां इससे संबंधित हमने जाना था। विद्यालय भवन के निर्माण में जो योजनाएं थी 2 प्रकार की, एक खुली एक बंद। तो बंद योजना के अंतर्गत कैसी इमारतें आती थी, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठोस आयत, आयत और शून्य आयत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों प्रकार की ही इमारतें इसके अंतर्गत आती है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाहरी प्रशासन के मध्य की एक कड़ी है। यह कथन किसका है? तो बताइए किसका है ये कथन? किसने परिभाषा दी थी कि प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाहरी प्रशासन के मध्य एक कड़ी है? जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा सही जवाब? यहाँ पर आपका आने लगा है आंसर और सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर बी आप चुन रहे हैं, एसएन मुखर्जी। क्या होगा? एसएन मुखर्जी का कथन है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाहरी प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है? आंसर करिए, क्या होगा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष? तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पर चुनने वाले हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? बहुत बार मैंने आपको ये रिपीट कराया है क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जा चुका है और बिल्कुल आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है, भले ही यहाँ मेंशन ना हो। तो आप बताइए जल्दी से, इसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रधान अध्यापक का, प्रबंधक का, शिक्षक का या फिर छात्र का? तो बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अध्यापक। अगर उपरोक्त सभी होता तो फिर सभी आ जाता, क्योंकि हमने जाना था कि छात्र भी तो प्रबंधन करते हैं, लेकिन जो मेन काम जिसका प्रबंधन ही है वो प्रधान अध्यापक होता है विद्यालय में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संस्थागत नियोजन से बचत होती है धन की, समय की, श्रम की या उपयुक्त सभी की? बताइए क्या होगा सही जवाब? कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग यहाँ सही होने वाला है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आना शुरू हो गया है। धन की भी बचत होगी, श्रम की भी और समय की भी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ सही है। अगला प्रश्न है,
समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा किसके अनुसार है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत। तो यहाँ कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जल्दी से आंसर करिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? के डेविस की परिभाषा थी ये, इन्होंने दी थी। आगे बात करते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सारे के सारे जितने संघ है, किस संघ का कौन अध्यक्ष है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष मैंने आपको पहले भी बताया था, पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है, अभिभावक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिवीजन आपका इससे हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने खूब सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। लगभग यहाँ पर आपके लिए इसमें 147 प्रश्नों की ये सीरीज होगी पूरी। आगे बात करते हैं, विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? प्रधान अध्यापक, छात्र, शिक्षक, उपरोक्त सभी। मेरे ख्याल से यहाँ कोई गलती नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? ये भाषा लिखा हुआ है, ठीक है, किस भाषा का शब्द है? बताइए जल्दी से। अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी, क्या होगा? 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है। यह राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन बताना है आपको। यह कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर एस.के. दुबे का है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विद्यालय भवन का आकार होता है यू आकार, एल आकार, ई आकार, ये सभी होते हैं। बताइए, ये भी मैंने आकार का आपको मैराथन क्लास में बिल्कुल क्लियर किया था, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा गया है, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या या आर्थिक संसाधन या उपरोक्त दोनों या किसी का भी नहीं रखा जाता, अपनी मनमर्जी से भवन का निर्माण कर दिया जाता है। तो अब बताइए आप, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है उपरोक्त दोनों ही आवश्यक है, दोनों की बातों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास हेतु या शारीरिक विकास हेतु या दोनों के लिए? तो ये दोनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी ऊपर लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो ये सही कर लीजिए आप, ठीक है। दोनों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है कहाँ? पुस्तकालय में करोगे या कार्यालय में करोगे, प्रयोगशाला में करेंगे या फिर छात्रावास में? तो बिल्कुल पुस्तकालय में ही रखी जाती है पुस्तकें। आगे बात करते हैं, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। मानवीय संसाधन का अंग, ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे इससे संबंधित प्रश्न। शिक्षक, छात्र, समुदाय या फिर सभी? तो सभी हो जाएगा, सभी मानवीय संसाधन है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यह किसका कथन है? किसने दी ये परिभाषा? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो 17वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ओपी शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रधान अध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? प्रधान अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? नेतृत्व की क्षमता, प्रेरणादायक या सुगम करता? तो ये सभी होने चाहिए, ठीक है, सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आपने बताया। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। आपका 2 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन और फिर भी ये उतना ही महत्व रखता है आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए। तो मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से है? विद्यालय भवन है क्या, फर्नीचर, या आपका पुस्तकालय, या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये तो तुरंत आपका सही आना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में पूछा भी गई है। किसके द्वारा? ग्राम शिक्षा समिति के, या अभिभावक शिक्षक संघ, या समुदाय द्वारा, या फिर तीनों के सहयोग से। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तीनों सहयोग करते हैं अपने अपने लेवल पर, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 21वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पूछा है। पहले ऊपर क्वेश्चन जो आया था उसमें अध्यक्ष पूछा गया था, अब यहाँ क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष कौन होता है, तो ये बताइए आप, ठीक है। अध्यक्ष तो था कौन, अभिभावक, ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होगा, प्रधान अध्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? ये आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है और अच्छा प्रश्न है। अपने ज्ञान को सीमित रखना, साथी अध्यापकों के साथ अनुभव व समस्याएं बांटना, नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास, या पाठ्य आयोजित करना, सहगामी क्रियाओं की योजना बनाना। तो यहाँ 23वें प्रश्न का दोस्तों ए नहीं होता, अपने ज्ञान को सीमित रखना यहाँ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 24वां प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है? बताइए कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है मुख्यतः? तो यहाँ सी हो जाएगा। कौन कौन से संसाधन? मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। इन 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। मानवीय प्रबंधक के घटक कौन से हैं? मानवीय प्रबंधक के बताइए इनमें कौन सा है? तो यहाँ अलग तरीके से थोड़ा सा पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा 25वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? तो ये तो आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ देखते हैं कब तक रिपीट हुआ है। ये भी हो गया है हमारा प्रश्न, ये भी हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब? 1 महिला का होना आवश्यक है, या 2 का, 3 का, या फिर जरूरी ही नहीं है? तो 1 सही हो जाएगा, 1 महिला का होना आवश्यक है। विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए 1 महिला का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होगा? बताइए 32 का क्या होगा? गाइस, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो माताएं होती है, ठीक है, माता अभिभावक होती है, उनमें से किसी एक को उसका अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है? विद्यालय प्रबंधन में किसका दायित्व होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा 33 का सही जवाब? तो प्रधान अध्यापक का होगा, ठीक है। पहले अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ थोड़ा अलग है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ? ये बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कब प्रारंभ हुआ था निरीक्षण पद्धति का? तो यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में ही प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है कौन सी? विज्ञान प्रयोगशाला, या शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, या म्यूजियम? तो 35वें प्रश्न का सही क्या होगा? बौद्धिक प्रयोगशाला पूछी गई है, ठीक है। तो बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होगी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पुस्तकालय। अगर भौतिक पूछा होता तो ये आ जाता, ठीक है। तो बौद्धिक पूछा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? क्यों किया जाता है शिक्षा का प्रबंधन? 36 का आंसर करिए। तो पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, या नियोजन करना? तो बिल्कुल नियोजन करना, ठीक है। नियोजन करने के लिए ही प्रबंधन किया जाता है, या प्रबंधन का प्रमुख कार्य है नियोजन करना, योजना बनाना।
आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। यह कथन किसका है? मिलकर लिखा हुआ है यहाँ। लॉरेंस, पीटर, एफ ड्रकर या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा इसका सही जवाब? आंसर करिए फटाफट से। तो हेरोल्ड कीन्स का ये कथन है, यही सही होगा। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो भाई महत्वपूर्ण भूमिका पूछी गई है तो सभी की होगी। प्रधान अध्यापक, बच्चे हो, शिक्षक हो, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हम बात करें 39 क्वेश्चन आपके सामने। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जल्दी से आंसर करो, कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग? शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो क्या इसमें से आपके अकॉर्डिंग सबसे सही विकल्प है? तो बिल्कुल जिसने ऑप्शन नंबर डी चुना है ये बिल्कुल सही है, खुले मैदान में हो। ठीक है, गांव के समीप हो और खुले मैदान में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इनमें से बताइए कौन सा होगा सही जवाब? बिल्कुल, तो सबका कुल मिला के यहाँ उद्देश्य ये रहता है कि छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, यही होता है। ठीक है, यही इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्यायाम की आवश्यकता होती है किस लिए? अच्छा प्रश्न है। किस लिए आवश्यकता होती है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास या सर्वांगीण विकास होता है, या फिर अनुशासन के लिए? तो सर्वांगीण विकास होगा, उससे मानसिक भी, शारीरिक भी, अनुशासन में भी अनुशासनात्मक व्यवहार भी करेगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछे गए सारे प्रश्न आ रहे हैं अभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आप उसको डांट लगाएंगे या निकाल देंगे विद्यालय से, या उसे स्वच्छता के लाभ बताएंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे? दोस्तों उसे ही स्वच्छता के लाभ बताएंगे, ठीक है, ताकि वो खुद से साफ सफाई रखे। इसी के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है? उच्च प्राथमिक विद्यालय को पूछा है, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय को कितना अनुदान दिया जाता है? कौन आंसर करेगा? जल्दी से बताओ। 7,000 रुपये प्रतिवर्ष। ठीक है, और प्राथमिक विद्यालय को कितना दिया जाता है? वहां कितना था? 5,000। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है टीएलएम के लिए, तो 500 रुपये दी जाती है। कितनी? 500 रुपये। आगे बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? जो ऊपर अभी मैंने बताया आपको, यह कथन किसका है? तो यह लेंज का कथन है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है। देखिए मैंने समय सारणी को एक और नाम से आपको बताया था, विद्यालय की दूसरी घड़ी। ठीक है, एक और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, स्पार्क प्लग भी कहा जाता है विद्यालय की समय सारणी को, स्पार्क प्लग भी कहा जाता है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन किसका था? बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? जसवंत सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती है। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन सी आएगी इनमें से? साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग एवं गाइडिंग। तो ये सभी सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आती है। आगे बात करते हैं, कविता पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं किसके अंतर्गत? सामाजिक गतिविधियां, साहित्यिक, सांस्कृतिक या शारीरिक? तो छठे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, खेल कूद करेंगे तो शारीरिक गतिविधि होगी, योगा में भी, पीटी में भी, निबंध लेखन में नहीं होती है क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है जिनका कार्य एक नियोजन, संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। कथन किस आयोग में कहा गया था? किस आयोग के द्वारा यह कथन कहा गया कि पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है?
जिनका कार्य एक नियोजन संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना होता है। तो अब बताइए, अब इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग ने ये कहा था। ठीक है, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? सरकार जो विद्यालय को अनुदान देती है उसको हम किस नाम से जानेंगे? भाई वो विद्यालय के लिए भी होता है और शिक्षक के लिए भी, तो विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान दोनों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, इनमें से कौन सा? बताओ जी। 10वें प्रश्न का क्या होगा? राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, सहगामी क्रियाओं में दोनों ही आ जाएंगे, तो इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कौन कौन सी प्रकार की गतिविधियां कराई जाती है? बताइए आपके अनुसार क्या होगा सही जवाब? बहुत अच्छे गाइस, सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहे, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करें। धुआं धुआं हो जाना चाहिए क्लास में आज। ठीक है, बिल्कुल आज ही मैं आपको सारी मैराथन प्रोवाइड करने वाली हूँ, जितनी भी आपकी बची हुई है सारे आज ही आ जाएगी। तो प्लीज सपोर्ट टू मी, मुझे मोटिवेट करिए उतना, ताकि मैं आपके लिए आज इतनी हिम्मत कर पाऊँ कि लगातार मुझे हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करनी है। सो शेयर करिए गाइज एंड लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। सो क्या होगा? 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल ये सभी हो जाएगा, सारी गतिविधियां कराई जाती है सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। साहित्यिक गतिविधि है, इनमें से कौन सी? बताओ। 12वें प्रश्न का क्या होगा? तो कहानी लेखन। ठीक है, कहानी लेखन साहित्यिक गतिविधि होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया जाता है? कौन से स्तर पर किया जाता है? 13वें प्रश्न का आप क्या यहाँ सही जवाब देने वाले हैं? तो 1 से 8वीं तक किया जाता है इनका प्रकाशन। इसके साथ अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड या मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती है? स्थायी सामग्री, अस्थायी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? स्थायी सामग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थायी सामग्री के अंतर्गत इनको क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए किसको? शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, या जिला विद्यालय निरीक्षक को? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर करिए। ये शिक्षकों का दायित्व होता है कि वो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराए। ठीक है, समय सारणी दर्शाती है क्या? बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया, या प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को, या इन सभी को दर्शाएगी? तो बिल्कुल जो सभी वाला ऑप्शन है ये बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें दर्शाए जाएंगे। 17 क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या अभिभावक के द्वारा? 17वें प्रश्न का क्या होगा? तो ये राज्य शिक्षा प्रोवाइड करती है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ये पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ये आपको मैराथन क्लास में बताया गया था। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है क्या? इनमें से क्या आवश्यक होता है? योजना बनाना, TLM, पेड़ पौधे लगाना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप सही आंसर इसका करने वाले हैं, बिल्कुल सही, योजना बनाना बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है कैसे? बाजार से वस्तुएं खरीद के। तो अगर वस्तुओं को खरीद कर लाएंगे तो नो कॉस्ट कहाँ रह जाएगी? शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, भाई पैसे तो तब भी खर्च कर रहे हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, यही हो जाएगा सही जवाब। सहमत है आप सभी लोग? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी सही है। ठीक है, सी। 21 क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है किसका? बताओ। बिल्कुल क्या होगा इसमें? जिला शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहीं दिया गया है क्या? ये नहीं है। प्रशिक्षण देने का भाई डाइट होता है, कहाँ गया? ये रहा आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 22 आपके सामने है, प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना
कितना धन दिया जाता है, कितना अनुदान दिया जाता है। ये आपका उच्च प्राथमिक देखो ऊपर आया था, ये प्राथमिक वाला पूछ लिया गया है। तो अब बता दीजिए क्या होगा, उसमें 7,000 थे और मैंने तभी आपको कंफर्म किया था कि प्राथमिक विद्यालय में 5,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। समय सारणी से बचत होती है किसकी, ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आय की होगी या समय और श्रम दोनों की, या शिक्षण की या व्यय की। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जाना है, तो इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। 24 क्वेश्चन आपके सामने है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः क्या है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा 24 का, ठीक है, यहाँ पर 30 बच्चों पर प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। ये ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो बिल्कुल आपको कई बार ये चीजें बताई गई है, जब समय सारणी मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या होगा सही जवाब यहाँ लचीलापन उसका, ठीक है, लचीली होती है समय सारणी, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, गुंजाइश होती है इसमें बदलाव करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है किसकी। प्रार्थना सभा में छात्रों की, शिक्षकों की, प्रधान अध्यापक की, तो सभी की होती है। भाई प्रार्थना करेंगे तो वहाँ सभी की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं, आपका यहाँ से अध्याय 3 शुरू होता है। लगभग हम आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं बहुत स्पीड के साथ। अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन। सबसे पहला प्रश्न है, SMC पंजिका को कहते हैं। SMC पंजिका को हम और क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आय व्यय पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है उनका नाम, पिता का नाम, छात्र की जन्म तिथि या सभी। तो दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, और सभी हो जाएगा, ठीक है। जन्मदिन की पंजिका में उनका नाम भी होगा, ठीक है, उनकी जन्म तिथि भी तो होनी चाहिए। तो इसी के अनुसार यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मात्र शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 15 से 20 होती है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ओकरेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने यहाँ पर आपदाओं की उत्पत्ति के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है। प्राकृतिक आपदा के भी प्रकार पूछे गए हैं, तो प्राकृतिक आपदा भी यहाँ 2 प्रकार की होती है। अब यही छठा प्रश्न भी इसी से संबंधित आपसे पूछा गया है, बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती है। तो यहाँ आपका क्या होगा, वायुमंडलीय संकट के कारण या जलीय संकट के कारण या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के कारण, ठीक है, ये दोनों के कारण ही होती है। आगे चलते हैं, तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। ये मीना मंच बहुत फेमस है, आपके पेपर में पूछा भी गया है इसके बारे में, ठीक है। मीना मंच के बारे में बिल्कुल ये आपको मैराथन क्लास में भी कवर कराया गया है। तो क्या होगा, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, यही इसका क्या है, बालिकाओं की शिक्षा का विकास करने। यहाँ देखो बालक को लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना मंच, ये भीना लिखा गया, ये मीना है। मीना मंच की कार्यकारिणी समिति के में सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें दोस्तों 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने, 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका कैसी पंजिका होती है, ये विद्यालय अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रहता है किसका। वर्ष भर का लेखा जोखा, या मासिक आधार पर, या वार्षिक आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों किस आधार पर रखा जाता है, वार्षिक आधार पर सारा लेखा जोखा रखा जाता है। आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत है, कौन कौन से, जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सभी कहना बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये सभी इसके सिद्धांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन और नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है।
बताइए, बेसिक शिक्षा में पूछा गया है। तो 12वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, प्राचार्य डाइट का काम है या जिला अधिकारी का या जिला विकास अधिकारी का? तो ये प्राचार्य डाइट का ये काम है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए प्राचार्य डाइट का क्या काम है, तब आप क्या बताएंगे? बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करेगा? डाइट प्राचार्य। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? बताइए, किस पंजिका में रखा जाता है? तो स्टॉक पंजिका में इनको रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। तो मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां इनमें से कौन सी है? 14वें प्रश्न का क्या होगा? बाल विवाह दहेज समाप्त होगा ये। ठीक है, मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं बाल विवाह दहेज, हाँ मतलब इनको रोकना, और साफ सफाई स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ ये सभी ही इसका आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन में टाइप होने में यहाँ पर मिस्टेक लगता है मुझे हुई है। 15 क्वेश्चन है, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक या डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया था? तो 15वें प्रश्न का सही हो जाएगा 1996। थोड़ा सा ध्यान करते चलिए इसको, अगर आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या होता है? 16 का आंसर करेंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी भी होता है। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? बताइए, इनमें से कैसी होती है? क्या मित्र की होगी या निर्देशक की या दार्शनिक की? तो सभी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना प्राचार्य की भूमिका या प्राचार्य का उत्तरदायित्व है या प्रधानाचार्य का कार्य है या प्रधानाचार्य की जवाबदेही है? तो 18वें प्रश्न का क्या हो जाएगा कि अगर अनुशासनहीनता बढ़ रही है तो इसके ऊपर किसकी जवाबदेही होगी? यहाँ पर प्रधानाचार्य की जवाबदेही होगी। ठीक है, भूमिका नहीं होगी, ना उत्तरदायित्व है। अनुशासनहीनता अगर बढ़ रही है तो इसका उत्तरदायित्व नहीं है, ना कार्य है, ये उनकी जवाबदेही है। ठीक है, मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य क्या है? बताइए, यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश ले या लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना विकसित करना, या यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आए, या उपरोक्त सभी? तो 19 का क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? इनमें से समस्या समाधान का प्रमुख अंग होता है निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, यही हो जाएगी समस्या समाधान की प्रमुख प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 21वां क्या होगा? प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 21 का यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का साक्ष्य, अनियमितताओं की जानकारी या निरीक्षण में सहयोग देना, या आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव इसमें होता है? तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी, सभी ने सही जवाब दिया है। आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव करने के लिए अभिलेखों का निर्माण किया जाता है, अभिलेख बनाए जाते हैं। निःशुल्क गणवेश वितरण में अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती है? तो निःशुल्क गणवेश वितरण के अभिलेखीकरण में यहाँ पर 3 प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती है। ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी कौन होगा? तो 24वें प्रश्न का क्या होगा दोस्तों? ब्लॉक यानी खंड, तो खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है? नहीं है। ठीक है, अध्यापक शिक्षा परिषद में पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है आपका पहले, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सीबीएसई पदेन, तो यही हो जाएगा। ठीक है, सीबीएसई पदेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या होगा? प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन 26 का क्या होगा सही जवाब? लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, या संसाधनों का विकास करना, या विद्यालय की साज सज्जा, तो ये तो नहीं होगा।
कक्ष का निर्माण करना ये भी नहीं होगा। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के लिए क्यों किया जाता है? संसाधनों का विकास के लिए या लक्ष्य निर्धारण एवं योजना के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपका ये ए ऑप्शन जिसने किया बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और योजना बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का विकास नहीं, संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करना इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 27 बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। कौन सी नहीं है? 27 का बताइए। तो दान पंजिका नहीं होती बुक बैंक से संबंधित, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है किसमें? बताओ किसमें किया जाता है? 28वें प्रश्न का क्या होगा? लोग बुक में, आदेश पुस्तिका में या सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में? तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोग बुक में ये सारा विवरण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है किससे संबंधित? छात्र की प्रगति या शिक्षक की या विद्यालय? वित्त का तो मैंने आपको बताया था, संचयी अभिलेख के बारे में छात्र से संबंधित होता है, उसकी सारी जानकारी इसमें होती है। अब इसी के साथ यहाँ से शुरुआत होती है अध्याय नंबर 4 की, जिसका नाम है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। ठीक है, तो पहला प्रश्न है NCERT का गठन कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए, NCERT का गठन कब हुआ था? कौन बताएगा सही जवाब? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1961। आपने बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्या होगा दूसरे प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से आंसर करिए। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए 4 क्षेत्रीय समितियां होती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, जिसने ऑप्शन नंबर बी चुना है वेल डन, बहुत सही जवाब। 17 अगस्त 1995, बी ऑप्शन सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूपा कहाँ स्थित है? न्यूपा कहाँ स्थित है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए, न्यूपा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ है इसका मुख्यालय? इलाहाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो बिल्कुल फोर्थ का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी इग्नू कहाँ स्थित है? ये बताइए आप। 5वें प्रश्न का क्या होगा? तो ये भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, आगे पूछा गया है नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान दीजिएगा। नीपा का नाम बदल करके न्यूपा किस सन में किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1979 में 1979 में क्या हुआ? नीपा का नाम बदलकर न्यूपा रख दिया गया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष किया गया था? 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2002 में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है गाइस, और आपकी बुक्स में। ठीक है, इसी को यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर डी वाराणसी को सही माना गया है। तो आप अपने एग्जाम में इसी को करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही माना गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? 9वें प्रश्न का उत्तर करिए फटाफट से, पूरी तेजी के साथ। तो यहाँ कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ आपका सही हो जाएगा 1947 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो प्रयागराज में, ये भी याद रखिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ स्थापित है? आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए PNP कहाँ स्थित है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? बिल्कुल सही आंसर आपने किया गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर? तो बताइए इलाहाबाद होगा, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर? यहाँ पूछा है राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है?
कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार? बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? तो बिल्कुल सही, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ सबसे ज़्यादा मेजोरिटी दिख रही है, यही यहाँ पर सही भी होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, लखनऊ में है, या इलाहाबाद में है, या फिर दिल्ली में है? दोस्तों अगर 12वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है कहाँ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और कब हुई थी अगर ये भी पूछ ले तो 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIOS की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1973, या 1989, या 1992। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ बिल्कुल सही है, 1989 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? 14th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कब हुई थी? 1962 में हुई थी, बिल्कुल सही जवाब। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या कुलपति होता है? न्यूपा परिषद का अध्यक्ष बताना है आपको। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं कुलपति, ये कुलपति होता है न्यूपा परिषद का अध्यक्ष। तो यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT स्थित है कहाँ? स्थित है NCERT चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में? तो 16 क्वेश्चन का आंसर करिए। NCERT कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ नहीं, ये कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर मेरठ में? तो यहाँ SCERT की फुल फॉर्म है ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? भाई लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? संस्कृत विषय का कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाएगा? आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो बताइए 18वें प्रश्न का क्या होगा? तो कक्षा 3 से शुरू हो जाता है ना, कक्षा 3 से शुरू हो जाता है। प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व किसका होता है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर प्रदेश स्तर पर पूछा गया है। तो प्रदेश स्तर पर कौन सा अभिकरण कार्य करता है, इसलिए आपको यहाँ चुनना पड़ेगा। और ये BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बता दीजिए क्या होगा? 19 का सही जवाब क्या होगा? प्रदेश स्तर पर SCERT की जिम्मेदारी होती है, यही प्रबंधन का दायित्व SCERT का ही होता है। आगे बात करेंगे तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, डाइट की स्थापना कब हुई थी बताइए? बताया गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके मैराथन में कवर हुए हैं ये। तो 20वें प्रश्न का क्या होगा? NCERT की अनुशंसा के आधार पर, या राज्य शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर, या कोठारी आयोग की, या मुदालियर आयोग की? तो ये राज्य शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर स्थापना हुई थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की। आगे चलते हैं, NCERT की स्थापना किस सन में हुई? NCERT की स्थापना किस सन में हुई बताइए? तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? 21 का बताइए। और मुख्यालय भी आपको साथ साथ बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1961 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा निकाय मुक्त विद्यालय से संबंधित है? मुक्त विद्यालय से, डिस्टेंट एजुकेशन से कौन सा संबंधित है बताइए? आपके अनुसार यहाँ क्या होगा? बिल्कुल बताया गया प्रश्न है, नया नहीं है। तो NIOS का नाम सुना होगा, ढूंढिए, इसमें ये रहा
ठीक है, ये इसका सही जवाब है NIOS, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण इनमें से कौन सा है? NCERT या इग्नू या न्यूपा या SCERT? तो 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SCERT ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा? सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, ये तो सही है। सेवारत प्रशिक्षण, ये भी सही है। शैक्षिक अनुसमर्थन, ये भी सही है। विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन ये नहीं करता, ठीक है, ये नहीं करता, ये काम नहीं है डाइट का। आगे चलो, यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 5, जिला एवं स्थानीय स्तर हो गए, ठीक है। स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन से है? जिला स्तर पर कार्य करने वाले, तो पहला है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब प्रकाशित हुआ था? आपसे ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए कब हुआ था, बताइए। यहाँ तो बहुत थोड़ा सा गैप दिया गया है आंसर्स के बीच में, बहुत बारीकी से पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 19 अगस्त 1972। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो ये कब बना था दोस्तों? 2005 में, ठीक है, कब? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPT-ET परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है? अति लघु आते हैं या अति लघु और लघु दोनों आते हैं, या लघु आते हैं, या फिर बहुविकल्पीय होते हैं? बताइए क्या होगा तीसरे प्रश्न का उत्तर? तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं यूपी टेट की परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है? MCQ वाला, बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम क्या है? जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम बताइए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या होगी जिला स्तर की? तो डाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये बहुत सही यहाँ क्वेश्चन किया गया है, चलिए बताइए। ऑप्शन ABCD कौन सा जवाब आप लोग यहाँ चुनने वाले हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? तो बताइए छठे प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है 1981 में बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली बनी, ठीक है, कब? 1981 में। सूचना का अधिकार अधिनियम विधेयक लोकसभा में कब आया? लोकसभा में पूछा गया है कब आया था, और आपने देखा 2005 में तो ये बिल्कुल पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में कब आया ये यहाँ प्रश्न है। तो लोकसभा में कब आया था विधेयक के रूप में? दिसंबर 2004 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट का उद्देश्य है क्या है? डाइट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना, प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 8वें प्रश्न का क्या होगा बताइए। तो जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना काम था प्रत्येक जिले में, ठीक है, जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का काम था। डाइट की स्थापना कब हुई? 9वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो 1986 जो शिक्षा नीति थी उनकी उसकी अनुशंसा पर, तो यही माना जाएगा इसका सही जवाब। ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? तो ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? अब ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी यानी मान के चलिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पूछा है, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इनमें से कौन सा है भाई? खंड शिक्षा अधिकारी को ही तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न है यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? यूपीटीईटी की वैधता क्या है? बिल्कुल 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है। अब तो जो है यहाँ आपको ऑप्शन अलग मिलेगा। ऑप्शन अलग क्या मिलेगा? आजीवन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया है, ये सुविधा जो है आपके लिए आजीवन कर दी गई है। इसकी वैधता आजीवन रहेगी आपकी टीईटी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? तो 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका दो प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है। जिले के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन सा होता है? जिले के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी कार्यकारी अधिकारी होता है, क्या होगा? कार्यकारी अधिकारी पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका BSA। ठीक है, BSA यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग है? बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग है? तो 14 अनुभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए कौन सा इनमें से? जल्दी से आंसर करो फटाफट। 12वें प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? 15वें प्रश्न का सॉरी। तो BRC और NPRC दोनों ही यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से इन दोनों को बनाया गया था। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी होती है? जिला स्तर की पूछा गया है और सर्वोच्च अकादमिक संस्था जिला स्तर की। 16वें का क्या हो जाएगा आपका? डाइट होता है। 17वां प्रश्न है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं किसके? ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ है आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। आगे बात करते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है 18वें प्रश्न का। तो बताइए क्या आवश्यक है? एक महिला का होना, 2 का, 3 का, या महिला का होना आवश्यक नहीं है? तो बिल्कुल आवश्यक है। और कितनी महिला का होना? 1 महिला का होना। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 का आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ क्या होगा सही जवाब? ये पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ऊपर भी आया था। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान अध्यापक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है, कौन करता है? बताइए। 20वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन करेगा? विकास खंड स्तर पर करेगा खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है? तो कितने विद्यालयों को करना आवश्यक होता है निरीक्षण? 10 का। ठीक है, आगे चलते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है? यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 20। और ऊपर क्या था प्रश्न? दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पूछा गया था जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर 10 और खंड स्तर पर 20 होता है अनिवार्य। आगे चलते हैं। BRC समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना आवश्यक है? तो बताइए कितनी बार आवश्यक है? ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, 6 बार आवश्यक है। ठीक है, निरीक्षण करो। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण BSA के अलावा और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? यानी BSA के अलावा और कौन करता है? तो मुख्य विकास अधिकारी भी करता है। ठीक है, इसके साथ ही 25वां प्रश्न है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कहाँ स्थित है? PNP कहाँ स्थित है? वही क्वेश्चन आपसे देखिए BTC 2017 में पूछा गया है। तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है। आगे अगला प्रश्न है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो BTC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया?
तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।